नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आगामी एग्जाम को लेकर। आज का सेशन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके मैं सबके आंसर देने वाला हूं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस दोस्तों मैंने यहाँ पर रखे हैं, जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आपके द्वारा पूछे जाते हैं उनके मैं आंसर करूंगा। बहुत सारे प्रश्न आप लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, सबके आंसर देना कमेंट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक भी जरूर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो कि सुमित जैन जी के द्वारा पूछा जाता है, सर एलटी हिंदी के लिए इंटर में संस्कृत होना कंपलसरी है, बट मेरी इंटर में संस्कृत नहीं है, बट मैंने एनआईएस ऑन डिमांड एक सब्जेक्ट संस्कृत से इंटर कर लिया है, क्या ये वैलिड है एलटी के लिए, प्लीज बताएं। तो सुमित जैन जी बिल्कुल ये वैलिड है, आप डेफिनेटली एलटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलटी हिंदी दोस्तों बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में आपको हिंदी चाहिए, इसके अलावा इंटर में संस्कृत विषय आपका पढ़ा होना चाहिए, संस्कृत विषय से आपकी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ग्रेजुएशन हिंदी तो है लेकिन उनकी इंटर में संस्कृत नहीं थी, तो वह एनआईएस से एक सब्जेक्ट में इंटर कर सकते हैं संस्कृत से। तो ऑन डिमांड भी कर सकते हैं, वैसे जनरल फॉर्म भी आते हैं, आप उसको भर सकते हैं। तो उसका एक रेगुलर टाइम इंटरवल होता है, उसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत से करके उसके बाद आप एलटी हिंदी में एलिजिबल अपने आप को बना सकते हैं। तो डेफिनेटली आप सुमित जैन जी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कि एजुकेशनल आरएम के द्वारा पूछा जाता है, सर जिन लोगों का वुमेन ब्रांच और जनरल ब्रांच दोनों शाखाओं में हुआ है, तो अगर वो एक शाखा में जाएंगे तो क्या इनके बदले वेटिंग आएगी? बिल्कुल आएगी। देखिए, अगर ऐसी वुमेन्स है, बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जिनका जनरल में भी हुआ है सिलेक्शन और इसके अलावा वुमेन ब्रांच में भी सिलेक्शन हुआ, और जनरली होता है, चाहे आप लेक्चरर की भर्ती की बात करें चाहे आप एलटी भर्ती की बात करें, तो जनरली ये होता है। तो डेफिनेटली जब वो किसी ब्रांच को स्किप करेंगी तो जहां पर वो स्किप करेंगी उसके बदले डेफिनेटली वहां पर वेटिंग आएगी, आपको ये होपफुल रहना है। ओके। इसके बाद वेदिका व्लॉग्स बागेश्वर यूके 02 ये पूछते हैं, सर फिजिकल एजुकेशन में मेरा चयन हुआ था पीएस श्रेणी पर, लेकिन डीवी पर रोक लगा दी गई, तो क्या वेटिंग में नंबर आ जाएगा? देखिए वेदिका जी, ऐसा हुआ था कि जो फिजिकल में जब आपकी लिस्ट जब आपकी निकली थी पीएच कैंडिडेट्स की, तो उसमें काफी सारे प्रत्यावेदन आए थे यूके ट्रिपल एससी के पास। तो यूके ट्रिपल एससी ने क्या किया कि उन प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया और दोबारा से रिवाइज लिस्ट को जारी किया। अब रिवाइज लिस्ट में शायद कुछ कैंडिडेट्स बाहर हो गए, शायद आप भी शायद उसमें बाहर हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी वेटिंग आएगी तो वेटिंग में आपका नंबर डेफिनेटली दोस्तों आ जाएगा। सो होपफुल रहें। तो अभी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। अब पंकज कुमार जी पूछते हैं, सर सीआरसी और बीआरसी भर्ती कब होगी और गेस्ट टीचर की भर्ती कब आएगी? देखिए, सीआरसी और बीआरसी क्या होता है, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन एंड बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। देखिए हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें जैसे समग्र शिक्षा का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी देखरेख सीआरसी और बीआरसी करते हैं, ठीक है ना। अब पहले जो पोस्ट होती थी ये प्राइमरी टीचर्स और जो माध्यमिक टीचर्स हैं उनको मिलती थी, वो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से यहाँ जाना चाहते थे क्योंकि थोड़ा सा ये जॉब आसान है, फिर दूर दराज दुर्गम में फंसे हुए रहते हैं तो वहां से सुगम में आना चाहते हैं, इसके अलावा थोड़ा काम का बोझ भी कम हो जाता है ना, और ये अच्छे शहरों में रहते हैं तो मेनली इसलिए लोग आते हैं। अब इसी कमी को देखते हुए, क्योंकि अध्यापक से केवल अध्यापन का ही कार्य करवाया जाएगा, इस कारण से निर्णय लिया गया है कि जो सीआरसी बीआरसी के जो पद हैं इनको भरा जाएगा आउटसोर्स के माध्यम से। अब आउटसोर्स एजेंसी का जैसे ही चयन होगा तो फिर आउटसोर्स के माध्यम से जो युवा हैं, जो बाहर बेरोजगार युवा हैं, उनको भरा जाएगा इस सीआरसी और बीआरसी भर्ती में। अब ये भर्ती जैसे ही आएगी, इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो फिलहाल अभी तो कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट आएगी तो मैं जरूर बता दूंगा। इसके अलावा गेस्ट टीचर में तो अभी फिलहाल 2018 की वेटिंग लिस्ट आई है, उसके अलावा और भी गेस्ट टीचर की भर्ती आनी है, तो कोई भी अगर अपडेट होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। इसके बाद आशु लव कहते हैं, सर उत्तराखंड में अब टीचिंग भर्ती आने के कब तक संभावनाएं हैं? देखिए संभावनाएं तो हमेशा रहती हैं, ऐसा तो नहीं है कि टीचिंग भर्ती नहीं आएगी, डेफिनेटली संभावनाएं हैं, लेकिन अभी संभावनाएं आप मान के चलिए कि इस ईयर के लास्ट में आ सकती हैं या मिड में भी अगर आप माने तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो। तो अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, तो देखा जाएगा जो भी होगा। इसके बाद पंकज कुमार जी पूछते हैं, गुरुजी नमस्कार, गुरुजी एक चिंता सता रही है, जैसे मैंने संस्कृत एकल विषय से स्नातक की उपाधि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से प्राप्त की जो कि 2019 में हुई, वही मैंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एमए हिंदी विषय से किया
जो कि वर्ष 2020 में संपूर्ण हुआ, मुझे भविष्य में प्रवक्ता पद हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि स्नातक का अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर का प्रथम वर्ष एक साथ होने से, जबकि मैंने दोनों उपाधियां अलग अलग विश्वविद्यालयों से प्राप्त की है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए पंकज कुमार जी, यूजीसी ने वैसे अभी दोबारा नई गाइडलाइन जारी की है, तो मैं उस गाइडलाइन के बारे में आपको बता दूं। आप एक साथ दो डिग्रियां ले सकते हैं। देखिए इसमें दो नियम है। पहला तो जहां पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना आवश्यक है, जैसे कि आप एक यूनिवर्सिटी से एक डिग्री लेते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी डिग्री लेते हैं, दोनों जगह आप क्लास पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर क्या होना चाहिए, टाइमिंग में अंतर होना चाहिए। एक जगह सुबह क्लास होनी चाहिए तो एक जगह शाम को। ऐसा नहीं कि एक जगह आपकी 9 से 10 टाइम, मतलब कि 9 से 4 टाइमिंग है तो दूसरी जगह भी 9 से 4 टाइमिंग है, ऐसा नहीं हो सकता। एक का दिन में होना चाहिए तो एक का रात का होना चाहिए, तो ऐसे में आप ले सकते हैं। दूसरा यह है कि आपका मोड क्या है, जैसे कि आप एक जगह फिजिकल ले सकते हैं और एक जगह आप ओडीएल मतलब कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ले सकते हैं। ओके, मतलब कि आप जैसे मान लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी से आप मान लेते हैं बीएससी कर रहे हैं, यहाँ से रेगुलर कर रहे हैं, और आप ऑनलाइन डिस्टेंस से, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप क्या कर सकते हैं, एमए या जो भी आप कर रहे हैं वो कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए, यूजीसी के अंडर होना चाहिए, जितने भी आपके रेगुलेटेड यूनिवर्सिटी हैं उनसे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ ये 2022 में जारी हुआ है, तो 2022 के बाद के लिए ये एप्लीकेबल है ना? तो ऐसे में आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आप एक काम करिए कि जो सब्जेक्ट है उससे आप दोबारा इस चीज को करने की कोशिश करें, क्योंकि फिलहाल दोस्तों उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये जो चीजें लागू होंगी, ये जो नोटिफिकेशन लागू हुआ है उसके बाद से होंगी। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको जरा जरूर क्लियर कीजिएगा। एक कमलेश पांडे जी कहते हैं, सर यदि किसी का चयन ओपन में हुआ हो तो उसे ओपन में अपना मंडल नहीं मिल रहा है, तो क्या वो ओपन कैटेगरी को छोड़कर अपने मंडल के लिए अपनी कैटेगरी में जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या वेटिंग किस पर आएगी? देखिए, अगर किसी का चयन ओपन में हुआ है और उसे ओपन में अपना मंडल नहीं मिल रहा है, तो अगर वो स्किप करता है, तो ऐसे में फिर वो, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं होता होगा तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में आपको सर्च करके बताऊंगा, लेकिन मुझे जहां तक पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई देती है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स के मुझे फोन भी आए थे, वो ये चाह रहे थे कि उनको क्या हो रहा था कि वो ओपन कैटेगरी में वो सेलेक्ट हो रहे थे, तो उनको अपना मंडल ना मिलके, क्योंकि ओपन कैटेगरी में वो नीचे नीचे लिस्ट में थे, तो अपना मंडल ना मिलकर उनको दूसरा मंडल मिल रहा था। ठीक है ना, तो वो ये मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि इसमें अब क्या हो सकता है, कि क्या हम अपना मंडल लेने के लिए अपनी कैटेगरी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो अगर वो चीज पॉसिबल होगी तो मैं जरूर बताऊंगा, हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो चीज पॉसिबल है, लेकिन अगर होगी तो मैं डेफिनेटली आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि कमल सिंह जी के द्वारा पूछा जाता है, सर मेरी सिस्टर की मैरिज उत्तराखंड में हुई, वो ओबीसी में थी यूपी में, तो क्या उनको उत्तराखंड में ओबीसी में काउंट नहीं करेंगे क्या? प्लीज रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो देखिए कमल सिंह जी, उनको ओबीसी में काउंट उत्तराखंड में नहीं किया जाएगा। देखिए कब जब भी कोई महिला है, अगर वो माइग्रेट करती है मैरिज के बाद किसी अदर स्टेट में, तो उसको जो माइग्रेटेड स्टेट है वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है। उसको अपने ओरिजिनल स्टेट, यहाँ जहां पर उसका ओरिजिन हुआ है वहीं पर ही उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो रिजर्वेशन होता है वो अपने पिता की तरफ से मिलता है, ना कि अपने पति की तरफ से। ओके, जैसे कभी कोई महिला है अगर वो किसी एससी पुरुष से शादी करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो भी एससी बन जाएगी। जो उसके पिता रहेंगे उसी से उसकी क्या कहते हैं, आपकी मतलब उसको जो रिजर्वेशन है लाभ, वो उसी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक पहले भी केस हो चुका है उत्तराखंड में, जैसे कि इससे पहले एक महिला थी जो कि पंजाब से आई थी शादी करके उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में उसका असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में चयन भी हुआ था। ठीक है ना, लेकिन बाद में उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया गया? क्योंकि उसने यहाँ पर गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिया गया था, और वो केस आपका हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन बाद में उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसमें यही माना गया है कि आप अगर पंजाब से हो तो आपको पंजाब में आरक्षण का लाभ मिलेगा, आपको उत्तराखंड में यहाँ का आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा उनको यहाँ का मूल निवासी माना जाता है, यहाँ का स्थायी निवासी नहीं माना जाता है। तो इसलिए आप आपकी जो सिस्टर्स है उसको यहाँ पर ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि खुशबू यादव जी पूछती हैं, सर पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती नहीं आएगी क्या? और एक और क्वेश्चन है इनका, सर ओ लेवल का डिप्लोमा एएसओ की सभी पोस्ट में जरूरी है या कुछ पोस्ट में ही? देखिए खुशबू जी, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भर्ती आएगी, डेफिनेटली आएगी। मैंने इसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एक्चुअली विवाद क्या है, क्योंकि इसका परीक्षा का पैटर्न दोस्तों चेंज होना है, इसका सिलेबस दोस्तों चेंज होना है। तो अभी इसका सिलेबस
शासन में अप्रूवल के लिए लटका हुआ है। जब तक ये शासन से अप्रूव होके नहीं आता है तब तक ये भर्ती नहीं निकलेगी। हालांकि इसका अध्याचन यूकेपीएससी के पास पहुंच चुका है और ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो ये भर्ती जरूर आएगी। जैसे ही इसका सिलेबस कंफर्म हो जाएगा, परीक्षा पैटर्न फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात कर रहे हैं ओ लेवल का डिप्लोमा एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात चल रही है। देखिए एएसओ की सभी पोस्ट में ओ लेवल का डिप्लोमा आवश्यक नहीं है। देखिए कुछ कुछ मैंने जैसे पहले बोला कि हर विभाग की अपनी अपनी सेवा नियमावली होती है। ध्यान रखना है कि कभी भी यूकेपीएससी या फिर यूके ट्रिपल एस सी कभी भी भर्ती के नियम नहीं बनाते हैं। भर्ती के जो नियम होते हैं या सेवा नियमावली होती है, यानी कि किस डिपार्टमेंट को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो डिपार्टमेंट हमेशा तय करता है। तो एएसओ में अगर हम बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग सेवा नियमावली है। जनरली मैं आपको बताऊं तो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो जनरल योग्यता होती है वो अगर आप देखें तो पीजी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स, ये 5 मांगी जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा जाता है या इसके बदले कंप्यूटर का एक वर्ष का डिप्लोमा भी मांगा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये सभी में नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है। कई जगह पे केवल ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि सभी जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह पे है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि अमिता सैनी जी पूछते हैं, सर गढ़वाल मंडल में तो ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स को जिनका मायका अदर स्टेट्स का है, उनको एलटी में ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं, उनको जीएडी सर उत्तराखंड का स्थायी निवासी नहीं नहीं मान रहे हैं, जबकि शादी के बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उत्तराखंड से बन चुके हैं। देखिए अमिता सैनी जी, ये आपका प्रश्न का जवाब कहीं ना कहीं जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था रिजर्वेशन से संबंधित, उसी संदर्भ में इसका आंसर मैं आपको दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अदर स्टेट्स की महिलाएं यहाँ पर रिजर्वेशन का क्लेम नहीं कर सकती हैं, भले ही वो यहाँ शादी करके आए हों। यहाँ की वो मूल निवासी मानी जाएंगी, स्थायी निवासी नहीं मानी जाएंगी, मैंने आपको पहले बता दिया। तो वही केस हो सकता है। देखिए अगर आपको उत्तराखंड में फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ से 10th और 12th किया होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये समूह गौ की भर्ती है। समूह गौ की भर्ती में अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th और 12th यहीं से किया होना चाहिए, या फिर आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। या अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है, भले ही आप उत्तराखंड से बाहर कार्यरत हैं, तो आपके पति पत्नी या फिर आपके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप एक ऐसी सरकारी नौकरी में हो, चाहे उत्तराखंड की बात करें, या फिर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी सरकारी नौकरी में है कि आपकी जो यहां से बाहर कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो उस केस में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज हो सकती है, इसीलिए आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी नहीं माना जा रहा है। इसके बाद नीतू चौधरी जी पूछती हैं, सर हिंदी का ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा? देखिए नीतू चौधरी जी, जल्दी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। कल इंग्लिश का आया था 60% सीधी भर्ती का। इंग्लिश का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 फरवरी को हुआ था और 16 को आ गया, यानी कि 17 दिन के बाद यह आ चुका है। तो ऐसे ही आप मान के चलो 10 मार्च को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, 16-17 दिन उसमें ऐड करके चलो तो 26-27 को आपका आ जाना चाहिए। 26-27 से 28 तक आपका, मार्च तक आपका आ जाना चाहिए। तो फिलहाल इतना समय तो लगेगा ही, इतना आप ये मान के चलो। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि रेणु बिस्ट्री पूछती है, नमस्कार सर, सर स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर इफ हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और वाइफ उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इस पे भी एक वीडियो बनाए प्लीज। देखिए रेणु बिस्ट्री जी, डेफिनेटली हो सकता है। स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि जैसे पति और पत्नी हैं, तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वो एक ही जगह पर अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर हस्बैंड है वो अपनी पत्नी के बेस पे पत्नी की जगह पे ट्रांसफर ले सकता है, और ऐसी ही पति है या पत्नी है तो वो अपने पति की जगह पे ट्रांसफर ले सकती है जहां पर आपका पति पोस्टेड है। ओके, तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी चल जाता है। यानी कि हस्बैंड अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और पत्नी स्टेट गवर्नमेंट में है, तो पति अपनी पत्नी की जगह पे पोस्टिंग ले सकता है, और ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है। यानी कि पत्नी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है और पति स्टेट गवर्नमेंट में है, तो पत्नी अपने पति की जगह पर ट्रांसफर ले सकती है ताकि दोनों साथ में रह सकें। तो इसकी मैं कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा और डेफिनेटली आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो ये डेफिनेटली आपका पॉसिबल है और एक ये बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों ये थे सभी प्रश्नों के जवाब। आई होप दोस्तों जितने भी जवाब थे उन्होंने आपको काफी हद तक सेटिस्फाई किया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।